हाय फ्रेंड्स, आज से हम कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान के बारे में जानना आरंभ करेंगे। इससे पूर्व कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानें, उससे पहले एक मोटिवेशन लाइन। वक्त से छीन लाएंगे हमारे हिस्से की जीत, वक्त से छीन लाएंगे हमारे हिस्से की जीत, वो दौर ही क्या जो हमारा नहीं, वो दौर ही क्या जो हमारा नहीं। आपने संविधान के बारे में बार बार सुना होगा, लेकिन संविधान के अर्थ पर पहुंचने की कोशिश नहीं की होगी। सबसे बड़ी बात है कि ये जो संविधान या जो अंग्रेजी वाले हमारे साथी इसको कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, उसका बेसिक मीनिंग क्या है। तो इसके बारे में अपन पहले डिस्कस करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान है क्या। इसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो जैसा कि आप स्लाइड में देख पा रहे हैं कि संविधान की बेसिक परिभाषा ये होती है कि नियमों, कानूनों एवं प्रक्रियाओं के समूह को हम मोटे मोटे तौर पर संविधान कह सकते हैं। यानी कि ए सेट ऑफ रूल्स, लॉज एंड प्रोसीजर इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें अपन ने देखिए 3 शब्द यूज किए हैं: नियम, कानून, प्रक्रियाएं। अंग्रेजी में देखिए रूल्स, लॉज एंड प्रोसीजर इज कॉल्ड टू कॉन्स्टिट्यूशन। अब इन 3 नियमों के साथ, इन 3 शब्दों के साथ चलें तो हम मोटे तौर पे ये पहुंच जाते हैं कि नियम है, कानून है और प्रक्रियाएं हैं हमारे संविधान में। इसे हम संविधान कह सकते हैं। संविधान उसी भांति होता है जिस तरह से हम हमारे परिवार में बैठते हैं, तो उसमें भी सर्टन लॉ एंड रूल्स होते हैं। वो हालांकि लिखित नहीं होते हैं, कि जिस तरह से पिताजी का कार्य होता है कि अर्निंग करके हमारे परिवार में जो भी कार्य हैं वो संपादित करना। जो मम्मी है उनका गृह मंत्रालय संभालने का काम होता ही है कि भाई घर के सारे काम संभालना, रिश्तेदार आए तो उनके अरेंजमेंट्स करना। जो बालक होते हैं, जो टाबर होते हैं, उनका ये दायित्व होता है कि जो आए उनका आदर सत्कार करें, उनको नमस्कार करें। तो इस तरह से, जिस तरह से हमारे एक परिवार में सबके दायित्व तय होते हैं, उसी भांति संविधान होता है कि भाई संविधान को चलाने के लिए, देश को चलाने के लिए संविधान की ज़रूरत पड़ी। तो संविधान में जिस तरह से मैंने फैमिली का एग्जाम्पल दिया, उसी भांति देश के संविधान में सभी व्यवस्थाओं का वर्णन है कि जिस तरह से भाई परिवार में बात होती है, उसी भांति कि प्रधानमंत्री होगा, उनके दायित्व क्या होंगे। यानी कि मोटे तौर पर हम कहेंगे विधायिका के क्या दायित्व हैं, कार्यपालिका के क्या दायित्व हैं, वो कैसे फंक्शन करेंगे, न्यायपालिका यानी कि जुडिशरी के क्या कार्य हैं और वो कैसे काम करेंगे, इनके बारे में। और जो हमारे अधिकार हैं, अब जैसे आप परिवार में देखते हैं तो कि स्टूडेंट जो होते हैं, यानी कि परिवार में जो टाबर होते हैं, उनको शिक्षा देने के लिए तो अपन डिमांड करते ही हैं कि भाई हमें एजुकेशन के लिए ये वो चाहिए। उसी बात ही संविधान ने भी हमें अधिकार दिए हैं। तो ये मोटे तौर पे हम नियम, कानून, प्रक्रियाएं, इनका समूह है, उसे संविधान कह सकते हैं। ए सेट ऑफ रूल्स, लॉ एंड प्रोसीजर इज कॉल्ड टू कॉन्स्टिट्यूशन। अब अपन आगे बढ़ते हैं कि संविधान किसका हो सकता है। तो संविधान देश का हो सकता है, किसी स्वतंत्र निकाय का हो सकता है, किसी संस्था का हो सकता है। अब जिस तरह से हमारा देश का संविधान, उसी भांति हमारे यहाँ बहुत सारे संगठन काम करते हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं, एनजीओज काम करते हैं, स्वयंसेवी संगठन जिन्हें कहते हैं। तो वे संगठन हैं, उनको चलाने के लिए कुछ आधारभूत नियमों की ज़रूरत पड़ती है कि भाई जनरल सेक्रेटरी बनने के लिए ये फला फला नियम चाहिए, इस पे चुनाव होंगे नहीं होंगे, लोकतांत्रिक प्रक्रिया होगी संगठन में नहीं होगी। इन चीज़ों का मोटा मोटा ओवरव्यू होता है। तो ये संविधान देश का हो सकता है, राज्य का अलग से हो सकता है,
अलग से जो संस्थाएं काम कर रही है उनका हो सकता है। अब जैसे अब कहेंगे कि देश का संविधान, अब राज्य का कहाँ संविधान की, आप कह सकते हैं कि राजस्थान का क्या अलग से संविधान है? भारत का संविधान है, लेकिन आप कहेंगे कि आप राज्य के संविधान की बात कर रहे हैं, तो क्या राजस्थान का संविधान है? नहीं, इसका आंसर। लेकिन आप जानते हैं कि 370 को रिमूव करने से पूर्व भारत के संविधान के अतिरिक्त जम्मू कश्मीर का अलग से संविधान होता था। आप अमेरिका की व्यवस्था को देखेंगे तो वहाँ संघ के संविधान के अतिरिक्त प्रत्येक राज्य का अलग से संविधान वहाँ पे आपको मिलेगा। वहाँ जो 50 स्टेट्स हैं उनका इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन अलग से होता है। तो संविधान देश का भी हो सकता है, राज्य का अलग से भी हो सकता है, और जो अंदर जो संगठन होते हैं, भाई मैंने एनजीओ का एग्जांपल दिया, ऐसे आप दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं, उनका भी इंडिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्र संविधान हो सकता है। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि ये संविधान जो इतना बड़ी बातें हैं, तो इसको संविधान ठीक है बना दिया, लेकिन हम इसे क्यों पढ़ें? कि भाई एक तो इसकी लैंग्वेज इतनी लेंदी होती है, इंग्लिश में लिखा गया है सबसे बड़ी बात, तो फिर ट्रांसलेटेड बुक्स होती है उनमें इसकी लेंदी लैंग्वेज मिलती है, तो इसको हम पढ़ें क्यों? अब कह सकते हैं कि संविधान तो कई लोगों की रीच के बाहर का विषय, यानी उनके पहुंच के बाहर का विषय बन रहा है। और जब हम स्वतंत्र हुए थे उस टाइम तो हमारे एजुकेशन भी इतना अच्छा नहीं था कि हम संविधान को, हमारे जो पूर्वज थे मतलब आम लोग, वो पढ़ सकें। लेकिन संविधान इतना लेंदी क्यों बनाया गया, इस पे भी हम जब आगे की सीरीज में अपन डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अभी सबसे बड़ा प्रश्न अपने सामने और आप सभी के मन में जो उठ रहा होगा वो यही है कि संविधान क्यों पढ़े, वाई रीड कॉन्स्टिट्यूशन। तो वाई रीड कॉन्स्टिट्यूशन, इसका सिंपल सा आंसर है। तो आप इसका आंसर देखिएगा कि इसका आंसर है कि हमारे संविधान में हमारे मूल अधिकार, यानी कि जो हमारे अधिकार हैं, जो हमारे को समानता का अधिकार मिला है, जो हमें स्वतंत्रता का अधिकार मिला है, हमारे को शोषण के विरुद्ध अधिकार मिला है, हमारे को शिक्षा संस्कृति को रक्षा करने का, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मिला है, और जो हमारे को संवैधानिक उपचारों का अधिकार मिला है, उनका वर्णन है। इसके अतिरिक्त राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका का विस्तृत वर्णन है कि हमारे यहाँ विधायिका कैसी होगी, न्यायपालिका किस प्रकार कार्य करेगी, और कार्यपालिका में कौन होंगे, कैसे प्रधानमंत्री बनेगा। यानी कि कार्यपालिका का मोटा मोटा केंद्र की जो अपने यहाँ दोहरी का है कि कार्यपालिका 2 प्रकार की होती है, वो ठीक है अपन आगे डिस्कस करेंगे। तो इन सब का विस्तृत वर्णन है कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका का। तो इनका स्पष्टता से उल्लेख है। चुनाव की प्रक्रिया का वर्णन है कि चुनाव किस प्रकार होना है, किसको राइट टू वोट होगा, तो इन सब का वर्णन मिलता है। वित्त आयोग, यूपीएससी, आरपीएससी, सबका हमारे संविधान में वर्णन है। तो ये है कि भाई हमारे जिस डॉक्यूमेंट में, जिस किताब में हमारे को हमारे अधिकार दिए हुए हैं, तो उनको तो हमारे को पढ़ना जरूरी है ना। कि भाई हमारे अधिकारों से भी यदि हम वाकिफ़ नहीं हुए, ये दूर की बातें हैं कि हम कंपटीशन के लिए पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले बेसिक नीड ये है कि हम हमारे अधिकारों को तो कम से कम जानें। तो देखिए कि आवर फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट्स, यूनियन गवर्नमेंट जिसे लेजिस्लेचर, एजुकेटिव एंड जुडिशरी, प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन, etc आर डिस्क्राइब्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे संविधान में इन सभी चीज़ों का वर्णन मिलता है कि देखिए हमारा संविधान कितना सुंदर डॉक्यूमेंट है, जिसमें इन सभी चीज़ों का वर्णन, मोटा मोटा ओवरव्यू जो बताया है कि संविधान में मूल अधिकारों, राज्य के क्या दायित्व हैं, विधायिका कैसी यानी कि लेजिस्लेचर,
कार्यपालिका, न्यायपालिका, इलेक्शन का प्रोसीजर आदि आदि का वर्णन है। अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे अपन जानते रहेंगे। आज पहले अपन कल ये डिस्कस करेंगे कि कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका में क्या अंतर है। फिर अपन मूल अधिकारों से, जो हमारे अधिकार हैं, सबसे पहले कम से कम हमारे अधिकार जानने का हम धीरे धीरे प्रयास करेंगे। और इस प्रकार हम इस सीरीज में धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो आई होप आपके आज ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि संविधान क्या होता है, हम संविधान को क्यों पढ़ें और संविधान का महत्व क्या है। महत्व पे भी यदि हम मोटी मोटी डिस्कस करें तो महत्व का भी सीधा साधा आंसर है कि हमारे हमारे मूल अधिकार हैं, राज्य के क्या दायित्व हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इलेक्शन के प्रोसेसर और जो विभिन्न संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका वर्णन है। जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, SC ST OBC, उनके हितों के संरक्षण की बातें भी हमारे संविधान में की गई है। तो ये हमारे संविधान का महत्व है। आई होप आप इसे एंजॉय करेंगे और अपने साथियों के साथ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कर ही लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार। Stop recording. Screen 11 minutes 28 seconds. Stop recording.